सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें जगाकर रखते हैं। और यही युवाओं का संकल्प है, युवाओं के सपने हैं। इन्हीं सपनों को, इन्हीं संकल्पों को लेकर युवा आगे बढ़ रहे हैं, लगातार भविष्य बना रहे हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जोश से भरे युवा जगत में। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सपना देखा है विकसित भारत 2047 का, जिसमें हर हाथ में हुनर होगा और हर युवा में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। और इसी कड़ी में नेशनल यूथ पार्लियामेंट की नींव रखी गई थी 2019 में। तो साथियों, देश में जो हमारा देश है वो युवा देश है। इसमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसे में जब देश की नीतियां बनाई जाती हैं तो उनमें युवाओं का कितना ध्यान रखा जाता है, किन किन मुद्दों को लेकर नीतियां बनाई जानी चाहिए जो कि युवाओं से जुड़े हुए हैं, हमारे देश के युवा के क्या सपने हैं, क्या संकल्प है और किन किन मुद्दों को लेकर वो गंभीर है और वो चिंतित है। इस बारे में आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही जोशीले, संकल्प से भरे हमारे युवा साथी। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। आप हैं दीपांशु नेताम, आपने नेशनल यूथ पार्लियामेंट में हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही आप जो हमारे आदिवासी युवा साथी हैं उनके मुद्दों को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। अंकुर पांडे जी, आपने भी दीपांशु जी के साथ नेशनल यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया, साथ ही आप मीडिया में भी रुचि रखते हैं। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बरखा सोनी जी, आपकी साहित्य में रुचि है, साथ ही आप युवाओं के मुद्दों को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए साथियों, जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। इसमें दीपांशु जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि विकसित भारत 2047 का जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, इस सपने में जो युवा हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसके बारे में आपका क्या बोलना है? जी अवश्य। अब अगर हम जनसंख्या में प्रतिशत में देखें तो निश्चित युवाओं की जो भागीदारी है प्रतिशत में वो बहुत अधिक है। आवश्यकता है उन्हें राजनीति से लाने की, तभी हम देश में एक नया बदलाव ला सकते हैं। और युवाओं को भी समझना होगा कि एक सरकारी नौकरी, IAS, IPS, डॉक्टर निश्चित रूप से विकसित भारत के लिए योगदान देते हैं, पर वही महत्वपूर्ण ये भी है कि हम राजनीति में भी अपना योगदान दें, तभी हम विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ख्याल है। अंकुर जी, एक मंजर देखते हैं चलिए, जिसमें कि 2047 में आप खड़े हैं, तो वहाँ पर 2047 का जो भारत है वो कैसा दिखता है और क्या क्या सपने हैं युवाओं के उस भारत की कल्पना को लेकर? मुझे लगता है कि ये 4 मुद्दों पे विकसित भारत बनेगा। सबसे पहले हमारे नौजवान, किसान, हमारी महिलाएं और हमारे गरीब, इन सब का उद्धार होगा। और मैंने संसद में कुछ पंक्तियां कही थी कि किस तरीके से मैं विकसित भारत को देखता हूँ, यहाँ पे भी रखना चाहूंगा कि भारत प्रगति का वो रथ बने जो उन्नति की ओर दौड़े, जिसमें विकास के 2 पहिए हों, विश्वास से ऊंची पताका लहराए, युवा शक्ति जिसका बल हो, ज्ञान जिसका मार्गदर्शक हो, सद्भाव जिसका मान हो, समृद्धि जिसका धन हो और हर सपना उसकी मंजिल बने। अगर एक तरह से देखें तो अगर हम विकसित भारत की संकल्पना करते हैं तो वो दौर होगा जहां सपने केवल आंखों में नहीं रगों में दौड़ेंगे और जुनून की तरह युवा नेतृत्व क्षमता संभालेंगे। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा था अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कि सपने वो होते हैं जो हमें जगाकर रखते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आप जैसे युवा हैं उनके सपने मुझे साकार होते हुए देख रहे हैं एक विकसित भारत के रूप में। बरखा सोनी जी, सबसे पहले मैं आना चाहूँगी आपकी हुनर के ऊपर। आपने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो कि संसद में काफ़ी वायरल हुई थी, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे साथी हैं वो उन पंक्तियों को सबसे पहले सुने। जी मैम, मेरी वो पंक्तियाँ कुछ ऐसी थी। जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा, रूस, चीन, जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। वाह जी मैम, बहुत सुंदर। दीपांशु जी, विकसित भारत को ही साकार करने के लिए जो प्रधानमंत्री ने नींव रखी थी 2019 में नेशनल यूथ पार्लियामेंट की, तो इसका क्या उद्देश्य था? जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017 में अपनी मन की बात में कही थी कि वे 18 से 25 वर्ष के युवा को राजनीति में लाना चाहते हैं जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों। उनका विजन यह था कि युवा का शक्ति का सही उपयोग राजनीति में आकर ही हो सकता है। जहां राजनीति में आकर युवा नीति निर्माण भी करेगा, उसमें विचार विमर्श भी करेगा और विकसित भारत में किस प्रकार से एक युवा अपना एक दृष्टिकोण दे सकता है, उसके लिए अपनी अहम भागीदारी भी देगा। इसलिए उन्होंने ये विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का
सुझाव रखा और जो अभी भी चलता हुआ आ रहा है। तो अंकुर जी, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जो हमारे आज के युवा हैं उनका राजनीति में कदम रखना ज़रूरी है? मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि हमारे युवाओं के अंदर नेतृत्व क्षमता है और वो बदलाव चाहते हैं। और आज के युवा ये मानते हैं कि बदलाव केवल वादों से या नारों से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से आता है। उसी कड़ी में हमने भी एक प्रयास किया है, राज्य स्तर पे यूथ एडवाइजरी कमेटी का एक प्रपोजल रखा है माननीय जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं उनके समक्ष, रमन सिंह जी के समक्ष। इसके अलावा हमने डिप्टी सीएम जो हमारे विजय शर्मा जी हैं और अरुण साहू जी, उनके समक्ष भी इस प्रपोजल को रखा है। उनकी तरफ से काफ़ी सकारात्मक एक हमें रिव्यू मिला और फीडबैक मिला, और इस चीज़ पर काम करने के लिए हमारे साथ सहयोग करेंगे जरूर। अंकुर जी, ये जो यूथ एडवाइजरी कमेटी है, इस मुद्दे पर मैं आऊँगी कुछ देर बाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जब आप दिल्ली गए, यहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ नेशनल यूथ पार्लियामेंट के लिए, तो वो अनुभव कैसा था? नेशनल यूथ पार्लियामेंट कैसी होती है, इसकी कार्यवाही कैसे होती है, और इसका सबसे ज़रूरी बात, इसका चयन कैसे किया जाता है, इसमें जाने के लिए? तो इस चीज़ का आपने जिस तरीके से बताया, इस चीज़ की नींव 2019 में रखी गई थी और हर साल ये मार्च और अप्रैल के महीने में आयोजित की जाती है। इस साल राज्य में से 75,000 युवाओं ने अपने विचारों को वीडियो के माध्यम से समक्ष रखा। उसमें से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10 युवाओं का चयन हुआ। उन 10 युवाओं को स्टेट लेवल पे भेजा गया। उन 10 युवाओं में से कुल 140 युवा थे, जिनमें से 3 युवाओं का चयन करके आगे उनको दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पे इस साल का विषय था वन नेशन वन इलेक्शन। अब इस पे वहां पे आपको अपना वक्तव्य रखना होगा, अपने विचार रखने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ, उसके बाद बिल पारित हुआ, पूछा गया कि क्या आप सहमत है, असहमत है। इस तरीके से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और मेरा मानना यह है कि यूथ पार्लियामेंट एक ऐसा जरिया है जहां पे युवा बिना किसी राजनीतिक प्रोसेस के डायरेक्ट पार्लियामेंट तक पहुंच सकता है और अपनी आवाज को रख सकता है। बिल्कुल, तो ये मेरे ख्याल से युवाओं को तैयार करता है यूथ पार्लियामेंट जो है, जो डायरेक्ट राजनीति में कदम ना रखकर सबसे पहले तैयार होकर कि किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, उसके बारे में प्रिपरेशन करके और फिर वो कदम रखते हैं जिससे कि वो राजनीति में बेहतर तरीके से काम कर सकें। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी दीपांशु कि जब आप दिल्ली गए तो क्या अनुभव था, यूथ पार्लियामेंट कैसी थी, क्या क्या आपके नए अनुभव हुए, क्या कुछ सीखने को मिला? जी, मैं पहले बता दूं कि मैं एक जनजातीय समूह से आता हूं, तो हमारे लिए एक नई बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखना, इमारतें देखना, ये बहुत अनोखा और एक नई बात होती है जी। और हमने पहली बार हम फ्लाइट में बैठे, हम सभी बोलते हैं आसमान से बादलों को छूना है, पर भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने, ये विकसित भारत युवा पार्लियामेंट में हमने जब पहली बार हवाई जहाज में बैठा तो हमने निश्चित सोचा कि हम अब आसमान को छूने के काबिल हो चुके हैं। तो ये अनोखा अनुभव भी था। हम वहाँ पे बड़े बड़े नेताओं से भी मिले। 3 अप्रैल को एक वक्फ बिल पास हुआ, जिसका हमारा ये सौभाग्य था, हमें उसके लाइव बहस देखने का मौका मिला। हमारे सामने माननीय वाइस प्रेसिडेंट हमारे जयदीप धनखड़ जी, किरण रिजिजू जी, निर्मला सीतारमन जी और विभिन्न पक्षों के सभी नेता थे। हमने एक लाइव उन्हें आंखों से देखा कि वे कैसे, किस सभ्यता से, कितनी शालीनता से अपनी बातों को रखते हैं कि राजनीति हमें किस तरह के व्यवहार की आवश्यकता है। तो ये सभी अनुभव और ये सभी व्यवहार एक युवा हम जैसे हमने लाइव देखा, तो वो एक कमाल का अनुभव हमारे लिए रहा। जी, बहुत सुंदर। बरखा जी, काफ़ी देर से आप चुप बैठी हैं, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने भी प्रदेश स्तर पर यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया है और आप खुद एक महिला हैं, तो आपका क्या मानना है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कितनी ज़रूरी है? मैम, आज के दौर में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमें सशक्त भारत बनाना है तो महिलाओं का योगदान, हम अक्सर ये कहते हैं कि महिला जिस प्रकार घर संभाल सकती हैं उस प्रकार देश भी संभाल सकती है। और हमारे सामने एक उदाहरण भी है कि माननीय श्री निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो किस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को संभालती है। और यदि एक महिला छोटे कस्बों से उभर कर यदि राजनीति में प्रवेश करेंगी तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक स्तर पर अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व छोड़ेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको राजनीति में जरूर आना चाहिए और देश की सुख समृद्धि और उनकी प्रभावशीलता को जरूर बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी युवा साथी महिला हैं वो आपको ज़रूर सुन रही होंगी। दीपांशु जी, क्योंकि आप आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और हमारे जो आदिवासी युवा साथी हैं उनके सपनों को, उनके मुद्दों को बहुत अंदर से जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, तो हमारे जो आदिवासी क्षेत्र के युवा हैं, क्या उनके सपने शहरी क्षेत्र के युवाओं से कुछ जुदा होते हैं?
जी, कहूँ तो सपने बिल्कुल अलग नहीं होते, बट उनका जो दायरा है सोचने का वो काफ़ी एक सीमित क्षेत्र तक होता है। वो अपने आसपास के क्षेत्र में विकास और अपनी एक जीवन शैली में ही व्यस्त होते हैं। लेकिन हम वही अगर अंतर करें तो शहरी क्षेत्रों का जो क्षेत्रफल है, सोचने का जरिया है युवाओं का, वो काफ़ी बड़ा होता है। तो अंतर बिल्कुल भी नहीं है और उनकी ऊर्जा में भी कोई बदलाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आवश्यकता बस है कि ऐसे मंच हमें प्रदान हो ताकि हम अपनी प्रतिभा को दिखा पाएं। तो फिर कोई अंतर नहीं रह जाता कि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं या जनजाति या आदिवासी समूह से। मतलब युवा तो युवा होता है, सबके बिल्कुल। सपने एक जैसे होते हैं अपना भविष्य सुनहरा बनाने के। अंकुर जी, जब एक युवा संसद में खड़ा होता है तो क्या उसकी आवाज़ सुनी जाती है? उसकी आवाज़ में कितना दम होता है? मेरा ये मानना है कि जब एक युवा संसद में खड़ा होकर बोलता है तो केवल उसकी आवाज़ नहीं गूंजती है, एक पीढ़ी का नारा गूंजता है। एक छात्र जो पन्ने पलटते पलटते सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश करता है। और इस जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे भारत में युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि भारत की नीति और नियति दोनों बदल सकते हैं। तो जब आप वहाँ संसद में खड़े होते हैं, आप देखते हैं कि पूरे प्रदेश के युवा आपको सुन रहे हैं, तो आपको मन में संतुष्टि होती है और ऊर्जा आती है कि पूरा देश आपको सुन रहा है और आपकी बात कोने कोने तक जा रही है। भले आपके गाँव कस्बे में अभी तक सड़क ना पहुंची हो, लेकिन आपकी आवाज़ संसद तक जरूर पहुंच रही है। जी, तो अगर आपकी आवाज़ पहुंची तो मेरे ख्याल से सड़क भी एक ना एक दिन पहुंच ही जाएगी। और जो विकास का पहिया है, विकास की जो गाड़ी है, वो भी गांव तक, गलियारों तक पहुंच ही जाएगा। दीपांशु जी, जब एक देश का युवा बोलता है तो उसकी आवाज़ सुनी जाती है, और क्योंकि हमारा देश जो है वो युवा देश है, तो क्या उससे जुड़े जो मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी जो नीतियां बनाई जा रही हैं, वो क्या क्या युवाओं के लिए ठीक से काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, एक तरीके से देखें तो निश्चित रूप से वो सही काम कर रही है, बट कुछ कुछ सुधार की आवश्यकता हर एक जगहों पे होती है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। आवश्यकता है कि आज हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए सरकार एक एकलव्य पहल मॉडल भी चलाती है, जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं उनको गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जाती है इसके माध्यम से, ताकि वह नेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा को निखार सके। तो निश्चित कुछ समस्याएं हैं और बदलाव के लिए संघर्ष तो करना ही होगा। और एक लाइन में हमेशा कहता हूँ कि कैसे कह दूँ मैं यह, कैसे कह दूँ मैं यह, मेरे मन में वह था नहीं, संघर्षों से घबरा जाना हम भारतीयों की प्रथा नहीं। वाह, बहुत सुंदर। और इन्हीं संकल्पों के साथ जो हमारा देश का युवा है, संघर्षों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ रहा है। अंकुर जी, दीपांशु जी जैसा बोल रहे हैं कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के युवा हैं या ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, उनके लिए शिक्षा एक सबसे अहम मुद्दा है। अगर हम शहरी क्षेत्र के युवाओं की बात करें तो उनसे जुड़े कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर देश की नीतियाँ आगे निर्धारित होनी चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी 3 चुनौतियां हमारे सामने हैं शहरी युवाओं के लिए। सबसे पहले जो करियर में अस्थिरता है। दूसरा, अगर आप छत्तीसगढ़ के 2011 के सेंसस को उठा के देखिए तो 50% से ज़्यादा आबादी युवाओं की है। इसका मतलब हर एक दूसरा इंसान युवा है। विडंबना ये है कि इतनी बड़ी आबादी होने पर भी पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण में उनकी आवाज़ बहुत छोटी है। बिल्कुल। तीसरी समस्या मुझे जो लगती है वो ये रहती है कि युवाओं के अंदर बहुत प्रतिभा है। हमारे पास मंच है, मोदी सरकार ने मंच प्रोवाइड करने के लिए बहुत काम किया है, लेकिन इसकी जागरूकता फैलाने की और ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इन तीनों के लिए हमें एक ऐसा विजन रखना पड़ेगा जहां हम केवल शहरी युवा नहीं बल्कि ग्रामीण, रूरल, ट्राइबल बेल्ट सबको एक साथ लेकर आगे चल सके। तो जैसा कि बरखा जी, अंकुर जी ने बोला कि जागरूकता की कमी है, क्योंकि सरकार ने कई तरह की नीतियां बनाई हैं, कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, तो ये जागरूकता युवाओं में, भले ही वो ग्रामीण क्षेत्र का हो या आदिवासी क्षेत्र का या फिर शहरी क्षेत्र का, ये जागरूकता युवाओं में कैसे लाई जाए? मैम, मोदी जी की यही तो एक संकल्पना है। विकसित भारत की संकल्पना में कैसे गांव का युवा उभर कर वैसे राष्ट्रीय मंचों तक जब पहुंचता है, तो यहीं से उनकी संकल्पना मुझे सार्थक होती हुई नजर आती है। जैसे मेरा पिछले 6 सालों का ये अनुभव रहा है, जैसे हम अलग अलग मंचों पर अपने विचार जब रखते हैं और हमारी आवाज़ों को जब सुना जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चों तक वो आवाज़, वो मुद्दे, मोदी जी का विजन क्या है भारत को लेकर, कि भारत को 2047 तक हमें विश्वगुरु बनाना है। तो विश्वगुरु बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम जागरूकता फैलाएं। और जागरूकता में हम आज डिजिटल माध्यम से हर एक युवा तक पहुंच रही है, हर एक युवा शिक्षित हो रहा है, सुदृढ़ हो रहा है और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए अपने एक एक कदम बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। तो मेरे विचार से विकसित भारत की संकल्पना तो मैम यहीं पर सार्थक होती हुई नजर आती है। बहुत खूब। और विकसित भारत की इसी संकल्पना को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं ये संदेश।
मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है युवा जगत में, और हमारे साथ कुछ बहुत ही जोशीले युवा बैठे हुए हैं जो कि साथ में संकल्पना देख रहे हैं विकसित भारत की। दीपांशु जी, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के युवाओं की, तो उनका सबका सपना होता है एक नौकरी हासिल करना, एक रोज़गार हासिल करना। ये एक बड़े बदलाव के लिए कितना ज़रूरी है और क्या कुछ इसमें और जोड़ा जाना चाहिए कि हमारे देश का भविष्य और सुनहरा बन सके? जी, आवश्यकता है कि कोई भी बड़ा बदलाव बिना शिक्षा के संभव नहीं है। आज आधुनिकीकरण के युग में हमें आधुनिकीकरण का ही उपयोग करना होगा। इसलिए तो हमने नई राष्ट्र शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में AI और डिजिटल शिक्षा को भी जोड़ा है ताकि शिक्षा का डिजिटीकरण हो सके। तो आवश्यकता है आज हमें कि घर घर तक, जमीनी स्तर तक, फिर चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र क्यों ना हो, डिजिटलाइजेशन को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए। और एक और सुझाव है कि हमारे पास आज शिक्षा का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं आवश्यकता इस बात भी है कि आज हमें डिजिटल साक्षरता का भी मौलिक अधिकार प्राप्त हो, तभी हम जमीनी स्तर से उठकर ग्रामीण, जिला, राज्य, नेशनल स्तर पर अपनी बात रख सकें और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर सकें। जी अंकुर जी, इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि शिक्षा, जैसा कि नेतम जी बार बार इस पे बहुत जोर दे रहे हैं कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, शिक्षा के साथ और भी क्या कुछ ज़रूरी है एक युवा को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए? आपने एक बात कही कि आज युवा नौकरी ढूंढ रहा है या फिर वो बदलाव चाहता है, नेतृत्व क्षमता रखता है। मेरा ये मानना है कि मोदी जी का ये विजन है कि भारत एक एंटरप्रेन्योरशिप कैपिटल बने, जहाँ पे जो हमारे युवा है वो केवल जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। तो हमें उस और युवाओं को प्रेरित करना पड़ेगा कि केवल नौकरी एक माध्यम नहीं है आपकी आजीविका के लिए। आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आजकल बिना कोलेटरल के आप लोन ले सकते हैं। सरकार के ऐसे स्कीम्स आ चुकी हैं क्योंकि मोदी जी हर स्तर पे चाह रहे हैं युवा आगे बढ़े, हर जन आगे बढ़ सके। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है फैलाना कि केवल नौकरी एक विकल्प या माध्यम नहीं है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं। बहुत सुंदर कि जो युवा हैं हमारे, वो सिर्फ शिक्षा प्राप्त करके ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नौकरी का सपना देखें, बल्कि वो दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही सुंदर स्कीम है नरेंद्र मोदी जी के विजन की। महिलाएं इस सपने में कैसे भागीदारी अपनी निभा सकती हैं, कैसे वो विकास की नदी में एक अपनी धारा जोड़ सकती हैं? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर बहुत ही प्रतिभा होती है। वो हर चीज़ को संभालना जानती है कि हम कैसे देश की नीति निर्माण में अपना योगदान दे सकें, देश को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के लिए अपना योगदान दे सकें। छत्तीसगढ़ की बारे में अगर मैं बात करूं तो देश की आदिवासी महिलाएं जो हैं वो अक्सर महुआ बिनती हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करती है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर यूथ एडवाइजरी कमेटी लेकर आते हैं और ऐसी महिलाओं को भी ये मंच देते हैं कि उनके लिए हम आर्थिक रूप से भी उनको योगदान दे पाए और वो हमारे इन मंचों से जुड़कर आर्थिक रूप से भी वो सुदृढ़ बन पाए, देश के लिए वो आगे बढ़कर समाज में कुछ अपना योगदान दे पाए। तो मुझे ऐसा लगता है मैम, महिलाओं की जो भागीदारी है वो देश में बहुत ही उभर कर सामने आएंगी। जी, और मुझे भी पूरा विश्वास है क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मेरा भी ये सपना है कि महिलाओं का जो भागीदारी है वो पुरुषों से भी ज्यादा हो जाए। जी, महिला सशक्तिकरण मैम, इसी को तो कहा जाता है कि महिला सशक्त रूप से कैसे आगे बढ़कर आ रही हैं। बिल्कुल। अंकुर जी, थोड़ी देर पहले हमने जो आपसे बोला था कि यूथ एडवाइजरी कमेटी के ऊपर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो ये यूथ एडवाइजरी कमेटी क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसके बारे में आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? मेरा मानना है यूथ एडवाइजरी कमेटी कोई संगठन नहीं बल्कि एक आंदोलन है। और जैसे मैंने कहा कि हम मानते हैं कि बदलाव शोर या नारों से नहीं, छोटे छोटे प्रयासों से आता है। उसी कड़ी में यूथ एडवाइजरी कमेटी एक
पॉलिसी स्ट्रक्चर नहीं, पॉलिसी फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पे काम करना चाहती है। अब इसमें हमने ब्लॉक लेवल से, हमारे 146 ब्लॉक हैं छत्तीसगढ़ में, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ पे हमने ये सोचा है कि नियुक्ति होगी काउंसिल्स की जो युवा रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अंदर हम लोग अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए, क्योंकि समय की पाबंदी है तो कुछ आइडियाज़ आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहले बजट रिव्यू पैनल। अब बजट रिव्यू पैनल में हमारी ये आकांक्षाएं हैं कि जब युवा के सामने बजट आता है तो उसमें उनको क्या चाहिए, ये एक सर्वे के माध्यम से मिनिस्ट्री तक पहुंचना चाहिए, और बजट में क्या क्या एलोकेशन युवाओं के लिए हुआ है ये भी उन तक पहुंचना चाहिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि नीति निर्धारण में जो युवा है वो भी अपनी बात रख सकें, तो ये मेरे ख्याल से एडवाइजरी कमेटी की एक पहल होगी। जी, दूसरा जो इनोवेटिव आइडिया है सीएम यूथ डैशबोर्ड। हमारा ये मानना है जो हमारे युवा हैं और हमारे जो सीएम साहब है उनके बीच का फासला बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। तो एक ऐसा डिजिटल इंटरफेस हो जहाँ पे रियल टाइम फीडबैक दे सके युवा, और जो भी पॉलिसी आ रही है उनके लिए उसको समझ के उस पर अपने सुझाव दे सके। और आप हर चीज का आकलन करते हैं, आप मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, आप लिटरेसी रेट देखते हैं, युवाओं के डेवलपमेंट का आकलन क्यों नहीं? तो इसके लिए हमने युवा शक्ति इंडेक्स का एक कॉन्सेप्ट दिया है, जहां पे हम ओवरऑल डेवलपमेंट सर्वे के माध्यम से नापेंगे, उसका आकलन करेंगे और क्वार्टरली रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, और हम युवा आयोग के साथ जुड़ के उस रिपोर्ट को उन तक सबमिट कराएंगे, और आगे मिनिस्ट्री में इससे बदलाव आएगा। जी, तो अंकुर जी, मैंने आपके जो बायोडेटा में पढ़ा था कि आप वाइट पेपर समिति में भी हैं जो कि युवाओं की नीतियों को लेकर काफ़ी काम कर रही है यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री में, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे युवाओं को? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन था जहाँ पे उन्होंने नेशनल यंग लीडर डायलॉग की शुरुआत की, जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे की जाती है हर साल। तो उसमें इस साल 10 नए आइडियाज़ थे, जैसे किन किन जगहों पे हमें विकसित भारत अगर संकल्पना को पूर्ण करना है तो किन किन जगहों पे हमें काम करना है। उन 10 टॉपिक्स में से आपकी रुचि क्या है, तो उसके लिए डिफरेंट लेवल पे अलग अलग लेवल पे चयन हुआ। उसके बाद राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे मौका मिला नेशनल यूथ लीडर्स डायलॉग में दिल्ली जाने का। वहाँ पे मोदी जी से मिले, उनके समक्ष हमने अपने विचार रखे, अपने आइडियाज़ रखी। उसके बाद उन्होंने एक राउंड टेबल का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बोला कि एक वाइट पेपर बनाइए कि आपके क्या क्या सुझाव है और आपके हिसाब से क्या क्या अभी समस्याएं हैं और उनके क्या सुझाव। तो हम वाइट पेपर पे काम कर रहे हैं, राउंड टेबल, जो हर एक स्टेट में आता है, हर मंथ के हिसाब से इसका आयोजन होता है। तो वहाँ पे अपने विचार देखते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं। तो एक तरीके से आप डायरेक्ट योगदान दे रहे हैं पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, और ये सारा फीडबैक मिनिस्ट्री तक जाता है। उसके बाद मिनिस्ट्री इस पे आगे कार्रवाई करती है। तो एक डायलॉग बन जाता है युवाओं के बीच में और सरकार के बीच में कि युवा जो है वो अपनी अपेक्षाएं, अपने सपने और अपने जो मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। दीपांशु जी, मैं आप पर फिर से आना चाहूँगी। आपने बचपन में जो अपने क्षेत्र में अपने आदिवासी युवा साथी जो उस टाइम पे छोटे रहे होंगे, तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदलाव देखे उनकी ज़िंदगी में? जी, हमारी बचपन से हमारा जो जीवन की शुरुआत होती है वो जंगलों में पेड़ पौधों के साथ माँ प्रकृति की गोद में होता है, और हम कहीं ना कहीं माँ प्रकृति से ही अपना भोजन या रहना खाना पीना सब हमारे लिए माँ प्रकृति है। लेकिन आज जब धीरे धीरे जो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक, वनवासी क्षेत्रों तक पहुँच रही है और बदलाव भी हम अब कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे संशोधन और बहुत सारे सुधार और संसाधनों का जो प्रयोग अब बेहतर तरीके से हो पा रहा है, तो जीवन में कई सारे बदलाव को देखने को मिलते हैं। आज जो इस प्रकार से रोड वनवासी क्षेत्रों तक पहुंच चुका है, तो निश्चित रूप से भी बहुत सारे संसाधन भी और वनवासी क्षेत्र तक पहुंच गए हैं, जो कि हमारे जीवन को बहुत बेहतर बनाने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। जी अंकुर जी, अगर हम बात करें कि किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा अगर बदलाव आता है, तो आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा युवा साथी जिसने कि अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से और उसने अपने सपने को साकार किया हो, अपनी ज़िंदगी की दिशा मोड़ के रख दी हो, कोई अगर उदाहरण दे सके? जब मैं नेशनल यंग लीडर डायलॉग में गया तो वहाँ पे बस्तर के एक युवा साथी थे हमारे, उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। तो मैंने उनके बारे में जाना। उन्होंने बताया उनके पिताजी का निधन हो गया था कुछ समय पहले, और उनकी 7 बहनें हैं और वो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। उनका एक विजन है कि उनको सिविल सर्विसेज क्लियर करना है। उन्होंने प्रीलिम्स दिया, उन्होंने मेंस दिया, इसकी कोचिंग के लिए वो दिल्ली गए यहाँ से। तो उनने मेरे से एक बात कही कि मुसीबतें सब पर आती हैं, लेकिन कुछ निखर जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। वो बात आज तक मेरे साथ है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने यूपीएससी की प्रीलिम्स को क्लियर किया, मेंस को क्लियर किया, इंटरव्यू दिया है। उन्होंने मेरा सहयोग मांगा। उन्होंने बोला कि आप कम्युनिकेशन की स्किल्स मुझे अच्छी लगती है आपकी, तो आप मेरा सहयोग कीजिए। मैंने अपने स्तर पर उनका सहयोग किया। पर मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि राज्य लेवल पे भी हमारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हो जो हमारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, ताकि हमारे युवाओं को दिल्ली या कोई और स्टेट ना जाना पड़े। जी जी बिल्कुल, और यही जो सपने हैं ये हमारे युवाओं की ज़िंदगी में एक नई दिशा ले आते हैं।
बरखा चलते चलते मैं कुछ पंक्तियां आपसे सुनना चाहूँगी जो कि हमारे युवा साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और भी जो बाकी के दर्शक हैं उनको वो जोश से भर दें। जी मैम, मैं आपको एक पंक्तियां सुनाना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सको। यदि मैं अपने पंक्तियों से अपने प्रदेशवासियों को प्रभावित करना चाहूँ तो जरूर मैं इन पंक्तियों को कहना चाहूँगी कि यहाँ राम की भूमि है, यहाँ बुद्ध सा ज्ञान है, यहाँ चाणक्य सी नीतियाँ हैं, यहाँ नरेंद्र सी पहचान है, यहाँ हमारे महान युवा क्रांतिकारियों सा बलिदान है, यहाँ कल्पना सी उड़ान है और इस देश में हर एक युवा ऊर्जावान है। और स्वामी विवेकानंद जी की पंक्तियों से मैं इसका अंत भी करना चाहूँगी कि कथानक व्याकरण समझे तो सिरभित छंद हो जाए, कि मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बरखा मांगती सबसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। तो मैं चाहूँगी कि विकसित भारत की संकल्पना में हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना संपूर्ण और सुदृढ़ तरीके से योगदान दे पाएं, ताकि भारत सर्वोच्च पंक्ति तक आकर अपना परचम लहराए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मेरे ख्याल से ये एक सपना नहीं है बल्कि हमें पूरा विश्वास है कि जब आप जैसे युवा भारत में बस रहे हैं तो हमारा भारत एक भविष्य की नई ऊंचाइयों को छुएगा, विकास की नई गतियों को छुएगा। और उम्मीद है कि आपको हमारे साथ जुड़ के अच्छा लगा होगा और साथ ही दर्शकों आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को, हमारे युवा साथियों को हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर से पसंद आया होगा। इसी के साथ आपको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।